नमस्कार साहित्य प्रेमियों, मैं हूँ वैष्णवी और लेकर के आई हूँ आपके लिए कोहबर की शर्त, जिसको लिखा है केशव प्रसाद मिश्र जी ने। जनेरा की कटाई खत्म हो गई। जुनरी और अरहर खेतों में ही पकने के लिए छोड़ दी गई। जिन खेतों में केवल जनेरा था उन्हें जोत दिया गया। खूंटियां उखाड़कर खेत में हाल बनने को छोड़ दिया गया। कुछ दिन ठहर कर दूसरा जोत ऊपर से हो गई। ढेलों के फूट जाने से खेत की माटी चिकनी और मुलायम हो गई। कतिकी के लिए खेत तैयार होने लगे। कछार का पानी सोना में उतर गया था। किनारे की धरती सूख कर कुट कर हो गई थी, जिस पर किनारे किनारे ही चिकनी पगडंडी निकल गई। पैदल आने जाने की राह एकदम खुल गई। पश्चिम की बारी चंदन के छोटे छोटे 7 खेत पकड़े थे। ओमकार की राय न थी कि इनमें जनेरा बोया जाए, क्योंकि यदि बाढ़ आई तो सारी फसल बह जाती है। फिर खेतों में डाले गए बीज भी डाढ़ पड़ते हैं। किंतु चंदन ने अपनी राय में सब में जनेरा बो दिया था। इस वर्ष बाढ़ न आई। जनेरा की दोहरी तिहरी बालों से खेत लद गए। गांव ऊपर इस वर्ष चंदन के घर जनेरा आया। खेतों में ही ठाठा के बोझ बांध बांध कर खड़े कर दिए गए। चंदन दूसरे खेतों के जुताई में लगा था। बाढ़ में बहकर आई हुई गंगा जी की चिकनी मिट्टी खेतों को बेहद उपजाऊ बना देती थी। बाढ़ के आने से लोगों को भदई की फसल तो मिल जाती थी, लेकिन रबी के लिए खेती में जी जान से मेहनत करनी पड़ती थी। हाल बनाने के लिए एक एक खेत को 2-2 3-3 बार जोतना और हिंगाना पड़ता था। कभी कभी खेतों में दीमक भी लगने लगती थी, इसीलिए लोगों को और भी सतर्क रहना पड़ता था। फुर्सत पा चंदन पश्चिम की बारी के खेतों में रखे हुए सूखे टाटहा के बोझ देखने आया तो देखा कि करीब करीब हर बोझ में नीचे से दीमक लग रही है। 2 महीनों की माल गोरुओं की खुराक दीमक बर्बाद कर रही है। लगभग 150 बोझे यदि हटाए न गए तो देखते देखते पूरी तरह दीमक छाप लेगी। सांझ हो चली थी। चंदन बोझ ढोवाने के लिए गांव में आदमी ढूंढने निकला। गांव के सारे बनिहार खेतों की जुताई में लगे थे। चंदन ने ओमकार से कहा। ओमकार चंदन को लेकर स्वयं ही खेत से बोझ ले आने के लिए चल दिया। पश्चिम की बारी आया तो बाला का बाप पचीसा अपनी पलानी के आगे बैठकर जनेरा का टटका लावा खा रहा था। आगे आगे ओमकार, पीछे पीछे चंदन, दोनों सिरों पर गमछा का फेटा। कहाँ चले राम लक्ष्मण? बैठे बैठे पचीसा ने पूछा। जहां जाते हैं वहां चलोगे? चंदन ने भाई के पहले ही उत्तर दे दिया। पचीसा को कब पूछे हो जो उसने इनकार किया है? ऐसी बात क्यों कहते हो चंदन? तो चलो खेत में। जनेरा के बोझों में दीमक लग रहा है। भैया की देह में पीड़ा है। गांव में बनिहार मिले नहीं और खेत के सारे बोझों को द्वार पर आज टलिया देना है। बस चलो, अंगूछे में गांठ बांधते हुए पचीसा बोला। चंदन की बोली सुनकर बाला और उसकी माँ पलानी घर से बाहर निकल आई। सुनती है रे? पचीसा ने अपनी मेहरारू की ओर देखकर कहा। चल। और ओमकार के देखते देखते पचीसा, बाला और उसकी महतारी तीनों पास आकर बोले, चलो। आगे ओमकार, पीछे चंदन, पचीसा, बाला और उसकी महतारी। खेत में पहुंचकर चंदन ने ओमकार से कहा कि वह बोझे उठवाता जाए, ढोवाई बाकी लोग करेंगे। सूरज डूब चुका था। 2:30 घड़ी रात जाते जाते खेत में 10-15 बोझे रह गए। इस फेरे से जब सबके संग में चंदन लौटा तो बोला, पचीसा क्या है? पसंद करके अपने मजूरी के बोझे छाट लो। जल्दी क्या बबुआ, 5 इसी में से ले लूंगा। बस 5 हमारी ओर से भी। चंदन 10 बोझे पचीसा के लिए छोड़ देना। अब मैं चलता हूँ, ओमकार बोला। इतना खुश होकर ओमकार बबुआ कहाँ तो एक अरज करूं। अरज? मैं किस अरज के लायक हूं पचीसा? ओमकार बोझ उठाते हुए रुक गया। यही का कोई खेत पुतऊ पर दे देते तो मेरी गुजर हो जाती। लगान जो कहोगे दे दूंगा, चाहे लगान पर दो या अधिया पर। ओमकार पचीसा की बात सुनकर चुप लगा गया। ऐसी बात की आशा उसने पचीसा से न की थी। पचीसा फिर कहने लगा, दोनों भाई यही हैं, पचीसा की बात रख लो। क्यों चंदन, क्या राय है? ओमकार ने पूछा। राय क्या? घर के मालिक तुम हो, हमसे क्या पूछते हो? बोझा उठा दो, हमें चलने दो, जो मन में आए तय तपाड़ करके आना। चंदन के सिर पर ओमकार ने बोझा उठा दिया। चंदन जाने लगा तो ओमकार बोला, एक खेत तुझको दूंगा पचीसा,
पर कौन खेत दिया जाएगा यह चंदन बताएगा, क्योंकि खेतों का मालिक तो वही है। उसके राज में मैं दखल नहीं देता। बस बस इतना काफी है, तुमने हाँ कर दिया, मुझे इतना ही चाहिए। चंदन जो खेत देगा मैं ले लूंगा। पचीसा ने बाला के सिर पर बोझ उठाते हुए कहा। बाला के साथ जब उसकी माँ भी कुछ आगे निकल गई तो ओमकार बोला, और बाला का ब्याह क्यों नहीं करते? क्या करूं ओमकार भैया, मैं तो बड़े फेर में पड़ गया हूँ। दूसरे मर्द की बेटी है, मेरा एक नहीं मानती, कहती है कि दूसरे गांव नहीं जाऊंगी। ब्याह ऐसे से करो जो मेरी पसंद का हो और इसी गांव में आकर बसे। लड़की ऐसी है कि अच्छे अच्छे निटूर के बेटे ललचाए हैं, लेकिन इस गांव में वे बसने को तैयार नहीं है, और दो एक जो तैयार है इसे पसंद नहीं है, इसके लायक हैं भी नहीं। सोचा कि अगर कोई इसके लायक मन यहाँ बसने को तैयार भी हुआ तो यहाँ पेट कैसे भरेगा। इसी से सोचता हूँ कि अब खेती का सिलसिला लगा दूँ। सुनो बाला, बाला को अब किसी तरह ब्याह ही दो, खर्चे वर्चे की घटती बढ़ती मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन इसकी यहाँ से विदाई कर दो। पचीसा हाथ जोड़कर कहने लगा, जिस कारण तुम ऐसा कह रहे हो ओमकार भैया मुझसे छिपा नहीं है, लेकिन जान करके भी मैं चुप लगा गया हूँ कि बड़े घर की बात है। हो हल्ला करने से दोनों की बदनामी होती है। चंदन बबुआ की शादी हो जाएगी तो वह अपनी ही गृहस्थी में सना जाएंगे, फिर अपने आप ही ठीक ठाक हो जाएगा। यह तो नई उम्र का मामला है, समय के साथ सब दब दबा जाता है। द्वार पर बोझ रख बाला, चंदन और बाला की महतारी पास पहुंच रहे थे। बात वहीं रोककर पचीसा बोला, तुम्हारी शरण में हूं ओमकार बबुआ, जैसे कहोगे चलूंगा। चंदन पास आ गया तो ओमकार बोला, अच्छा मैं तो अब चलूं चंदन, 10 बोझे पचीसा के लिए उठा ले जाएगा, बाकी ये लोग ढो ही लेंगे, बस 8-10 तो और हैं। चलो, बहुत काम बड़ा निपट गया। और जाते जाते बोला, जो मन करे वह खेत पचीसा को दे देना, कल से हल चलवाने को कह रहा था। ऐसी कौन सी साइड बीत रही है, कल द्वार पर पचीसा को बुला लो, ठिकाने से बैठकर लगान तय कर देंगे खेत की, कि कोई लड़कों का खिलवाड़ है। चंदन ने कहा। पचीसा ठठाकर हंस पड़ा। बाला की महतारी बोली, बाप रे, ये तो भाई को बुद्धि सिखाते हैं, देखन में ही छोटी उम्र के लगते हैं। ओमकार मुस्कुराते हुए बोला, इतना तो अनाज देखती हो बाला की महतारी, सब इसी चंदन के कारण है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। घर की इज्जत आबरू सब इसी के कारण मिली है, मुझसे 5 जौ आगे है, घर का असली मलिकार तो यही है, इसकी इच्छा के आगे मैं नहीं बोलता, होगा वही जो चाहेगा। तो पचीसा कल सवेरे द्वार पर आ जाना। ओमकार घर चला गया। बाला की महतारी और पचीसा के सिर पर चंदन बोझे उठवाने लगा। चंदन ने बोझे गिने तो अभी 12 बजे थे। 4 फेरे की ढुआई। इतनी देर में बाला से चंदन एक बार भी नहीं बोला। बाला भीतर ही भीतर कसमसा कर रह गया। महतारी बाप बोझे ढोते समय कभी आगे पीछे हो जाते तो बाला चंदन के पास सरक जाती, बगल में चलने लगती, लेकिन चंदन कुछ न बोलता। बाला मौका ढूंढ रही थी। चंदन ने बाला की महतारी के सिर पर बोझा उठाया, फिर पचीसा के। दोनों बोझे लेकर बढ़े तो वह बाला के सिर पर उठवाने चला। बाला पहले से ही अपने सिर पर ले जाने के लिए बोझा झुककर आगे पीछे डगरा रही थी। चंदन ने बाला की मदद से बोझ सिर पर उठवाया। दोनों के हाथ छोड़ने के पहले ही बाला ने बोझे की गुरही धीरे से ही छीड़ दी। बोझ खुल गया। जनीरा का बोझ आधा चंदन आधा बाला के देह पर गिरकर खेत में फैल गया। यहीं बोझ बांधे हो कि बाला का हाथ लगते ही बाहर आ गया। मुस्कुराती हुई बाला चंदन से बोली, तेरा बोझ मेरे मान का नहीं। अब ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, समझे? अब कतराओगे तो प्राण दे दूंगी। बड़ी भारी बेवकूफ लड़की है। चंदन बिखरे बोझ को बटोरते हुए बोला, तनिक भी बदनामी से नहीं डरती? लोग देखेंगे सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जिसको देखना सुनना था देख सुन लिया। अब बदनामी से बाला नहीं डरती। ब्याह करके जब मेहरारू घर ले जाओगे और अपने हाथों से उनकी बाहों पर गुदना गूद दूंगी तो मन को संतोष हो जाएगा। फिर तुमसे नहीं बोलूंगी चंदन, लेकिन तब तक तो मुझे दुख मत दो, मुझसे सहा नहीं जाता। खिली हुई चांदनी में बाला और भी खिल रही थी। बगल की खेत से हरी घास की महक आ रही थी। जुनहरी के कच्चे दानों के बड़े बड़े गुच्छे भार से लटक गए थे। झिंगुरों की लगातार आवाजों के अलावा एकदम सुनसान था, पूरी शांति।
गोरे मुंह पर पड़ती हुई चांदनी में बाला के सुगठित देह और बड़ी बड़ी आंखें चंदन देखता ही रह गया। चंदन ने बोझ उठवाया, बाएं हाथ से सिर पर बोझ साध दाहिने हाथ से आगे को फूंकती पकड़कर बाला दुल्की चाल से चंदन के द्वार की ओर चली। चंदन ताकता रह गया। आंखों की ओट हो गई तो उसने एक बंधे हुए बोझ पर बैठकर सूनेपन को भेदने वाली झिंगरों की आवाज पर कान लगाकर न जाने कहां पहुंच गया। पचीसा अपनी औरत के साथ पलटा तो चंदन ने कहा, अब कहो तो द्वार पर चलूं पचीसा? एक फेरे की बात और है, आपस में उठवा के पहुंचा देना। हाँ जाओ, अब तो बोझे लगभग चुक गए हैं। चंदन द्वार पर पहुंचा तो ओमकार घर से खाना खाकर बहुत पहले ही लौट आया था। सामने के पकवाई नार पर सांझ को नहाने वालों की भीड़ छट गई थी। बैल खा पी कर चरण से हटकर परती में बैठ पगुरी कर रहे थे। लगभग 2.5 घड़ी रात बीत चुकी थी। ओमकार चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे चौकी पर बैठा हुआ था। नहाना मत चंदन, गर्म सर्द हो जाएगा, ओमकार ने कहा। सारी देह चुनचुना रही है, बिना नहाए नींद कैसे आएगी? तब थोड़ा सुस्ता लो, तुम्हारी राह देखते देखते बिना खाए ही रामू भी सो गया। लगभग आधे घंटे बाद नहा धोकर चंदन घर पहुंचा तो देखा चूल्हे से थोड़ा सा हटकर दीवार के पीछे टेक लगाए प्रतीक्षा में गुंजा बैठी थी। बड़ी देर कर दी। हाँ, आज बोझे ढोना ही था, सोचा निपटा के चलूं। सुना बाला का परिवार भी जुटा था, देवरानी से क्या बातचीत हुई? गुंजा हंसने लगी। चंदन गुंजा का मुंह ताकने लगा। बिना कुछ बोले क्षण भर वैसे ही खड़ा रहा तो चूल्हे के पास बैठती हुई गुंजा ने बगल में चंदन को बैठने के लिए पीढ़ा सरका दिया। बैठो, और चूल्हे में लकड़ी डाल उसे फूंक मार सुलगाने लगी। आग जब लहक गई तो तवा रखती हुई बोली, क्या हुआ? आज इतने चुप क्यों हो? चंदन की जिंदगी में चुप्पी के अलावा और कुछ नहीं है गुंजा, भूख लगी है, रोटी दो। गुंजा रोटी सेकने लगी। चंदन चुपचाप खाने लगा। घर के खाने भर को रख लेने के बाद चंदन ने 500 रुपए का जनेरा बेचा। रामगढ़ के 3 बनिए आकर तौला ले गए। जिस दिन अनाज बिका उसी दिन ओमकार किसी मुकदमे की तारीफ में बलिया गया था। 500 रुपए जब चंदन ने गुंजा के हाथ में रखा तो बोली, ये क्या? जनेरा बिका है। तो मैं क्या करूं? अपने पास रख लो। नहीं भैया, भैया तुम्हारे आवे तो उन्हीं को दे देना। वैसे तुम ही क्यों नहीं रखते? हमारे पास मेहरारू लड़के कहाँ हैं जिनके लिए रुपए रखूं? रुपया पैसा माया है और साधु संत को माया से दूर रहना चाहिए। चंदन चुप लगा, मुस्कुराती चितवन से गुंजा को ताकने लगा। गुंजा के चेहरे में कृत्रिम तनाव आ गया। 100 चूहा खाए की बिलार बनी भगतिन, वाह रे साधु संत। हंसते हुए चंदन ने गुंजा का आंचल पकड़कर फैलाया और रुपयों की गड्ढी उसमें डालकर बोला, ये चंदन की कमाई है। जब तक कोई बांटने वाली नहीं आती तब तक इस पर तुम्हारा हक है। और आंचल का एक छोर मोड़कर गुंजा का हाथ खींचते हुए उसमें थमा दिया। बोला, ये मत कहना कि चंदन ने कभी तुमको कुछ नहीं दिया। अच्छा, जो दिया सो लिया, अभी ही क्या, जब तक जीऊंगी चंदन तुमसे लेती ही रहूंगी। अब हमारी तरफ से इन रुपयों को ले लो और ददरी के मेले से भैंस खरीद लाओ, बढ़िया जमुना पारी। गाय तो घर में है ही, दूध पूरा नहीं पड़ता क्या? नहीं, दूध भी पूरा नहीं पड़ता। गाय का दूध रामू के लिए रहेगा, बाकी लोग भैंस का पिएंगे। घी तो खरीदना पड़ता है। भैंस आ जाएगी तो घर में घी, दूध, दही सभी का सुख हो जाएगा। लेकिन भैया ही तो कह रहे थे, उन्होंने ही कह दिया था कि चंदन से पूछ के तय कर लेना। बलिया से लौटते हैं तो संग में चले जाओ और मनपसंद दुधारू जमुना पारी ले आओ। चंदन कुछ देर तक सोचता रहा। इसमें सोचने की कुछ बात नहीं है, कभी कभी हमारी बात भी मान लिया करो। कभी कभी ही, चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे ही कभी कभी का ढंग तुमको पहले क्यों नहीं आया? कतिकी की बुआई में चंदन तन मन की सुधि भूल गया। बाहर चंदन, भीतर गुंजा और बीच में ओमकार दोनों को संभालने वाला। गेहूं, जौ, चना, मटर, उर्द इत्यादि के बीज बनाने के लिए सूप चलाने के कारण रोज सांझ को गुंजा की बाहें फटने लगती। सुबह शाम रसोई, तन्हा देह गुंजा तड़फड़ा कर रह गई। चंदन ने पचीसा को उसका मनचाहा खेत क्या दे दिया। पचीसा पालतू कुत्ता बन गया। ओमकार ने कुछ रुपए दे उसे बैल खरीदवा दिए। चंदन के पास 20 बीघे खेत थे।
पहले वह 10 बीघे बोता था। 5-7 बीघे लगान पर बंदोबस्त करके बाकी खेत प्रत्येक वर्ष हाल बनाने के लिए पड़ती छोड़ दिया गया था। इस साल पचीसा का सहारा मिला तो लगान पर बंदोबस्त होने वाले खेत भी ओमकार की राय से चंदन ने बुआ दिए। पचीसा एक पैर पर खड़ा रहने लगा तो चंदन ने 2 बीघे खेत और भी उसे अधिया पर दे दिए। बुआई समाप्त हुई तो लगा बेटी की बारात विदा हो गई। घर के लोग चंदन, ओमकार, गुंजा जोर जोर से टूट गए, अंग अंग से चितरा गए, थक कर चकनाचूर। बैलों की गर्दनों पर रोज सांझ को हरवारी से लौटने के बाद पीसी हुई हल्दी और कड़वा तेल छाप दिया जाता था, तो भी सूजन दबने में 15 दिन लग गए। बुआई के बाद भी चंदन, ओमकार बैलों की गर्दन गर्म पानी से धोकर उस पर पिसी हुई हल्दी और कड़वा तेल छापते रहे। भृंगु क्षेत्र में दरदर मुनि के नाम पर कार्तिक की पूर्णिमा से आरंभ होकर 15 दिन तक लगने वाले मेले की प्रतीक्षा जवार कर रहा था। बुआई प्रायः समाप्त हो गई थी। स्वाति नक्षत्र की प्रतीक्षा में कुछ लोगों ने अपने खेत छोड़ दिए थे कि अगर यह नक्षत्र बरस गया तो बुआई हो जाएगी, क्योंकि इसके बरसने के बाद बुआई करने पर खेतों में अनाज कुछ अधिक उपजता था। चंदन के घर तैयारी हो रही थी मेले से भैंस खरीदने की। पूर्णिमा के दिन ओमकार ने पचीसा को साथ चलने को कहा। पचीसा पुराना नेटुआ था, भैंसों की अच्छी तरह पहचान करता था। चतुर्दशी की सांझ को ही ओमकार, पचीसा और चंदन रेलगाड़ी से बलिया चले गए। 15 दिन तक टिकने वाले मेले की भीड़ अपार थी। हर दिशा से लोग आ रहे थे। हाथी को छोड़कर सभी जानवर इस मेले में बिकते थे। लकड़ी के सामान, चौखट, दरवाजे, कपड़े, जूते, लोहे के बक्स इत्यादि की बड़ी बड़ी दुकानें आती हैं। गंगा के तट पर लगने वाले इस मेले में 15-15 कोसों से औरत मर्द उमड़ पड़ते हैं। कार्तिक की पूर्णिमा को स्नान में दिन भर मेले की घुमाई और खरीदारी, फिर रात को या दूसरे दिन घर को वापसी। पहले 4-5 दिन जानवरों की खरीद बिक्री में भीड़ बड़ी रहती है। सवेरे गंगा जी में नहा धोकर चंदन, ओमकार और पचीसा ने तय किया कि पहले भैंस खरीदी जाएगी। लोग भैंसों के बाजार में घुसे। एक से एक बढ़िया नस्ल की भैंसें, गोल मुड़े हुए सींगों में तेल पुता हुआ, गर्दन में कौड़ियों की माला और घंटियां टुनटुनाती हुई 5-7 लंबी लंबी कतारों में खड़ी थी। हर भैंस के आगे अपनी मुटरी गठरी के साथ बेचने वाले। आगे आगे पचीसा, पीछे पीछे ओमकार और चंदन भैंस पसंद करने लगे। कुछ देर बाद एक भैंस पसंद आई, पहले बियान की। बातचीत के बाद पचीसा स्वयं ढूंढने लगा। हल्के मुलायम हाथ पर ही भैंस थन से दूध फेंकने लगी। जैसे जैसे सौदा तय हुआ, पचीसा ने खुशी से हाथ हिलाया। ओमकार ने रुपए गिनकर पगहा पकड़ा। पचीसा पड़ड़ू को आगे ठेलने लगा। चंदन भैंस हाँकने लगा। लोग पैदल गांव की ओर बढ़े, दिन भर की राह ली। दूसरे दिन सवेरे 2 घड़ी दिन चढ़ने पर द्वार पर पचीसा आया। चंदन पलानी में से रात का गोबर उठा रहा था। बाहर धूप में ओमकार दतुवन कर रहा था। बगल में कौड़ खाली पड़ा था। पास की लकड़ी से कौड़ की दबी आग इधर उधर करता हुआ पचीसा वहीं बैठकर हाथ सेकने लगा। क्या है पचीसा? ओमकार ने दांतों पर दतुवन चलाते हुए कहा। आज 3 दिन से बाला को कसकर बुखार चढ़ा है, अकबक रही है। खरहर चलाते हुए चंदन के हाथ एकाएक रुक गए। वो पचीसा की बात सुनने लगा। तो ओमकार ने पूछा। तो चाहता था दिल की चौबे छपा जाके वैद्य जी से कुछ दवाई ले आता। जाओ जाओ, इसमें क्या पूछने की बात है। लेकिन मैं तो चाहता था कि अगर आकर वह देख भी लेते तो उसकी महतारी को संतोष आ जाता। कल से मुंह उदास किए बैठी है, लेकिन हाथ में तो कुछ नहीं है, तो जाऊं तो क्या करूं। तो वैसे साफ क्यों नहीं कहते कि रुपए चाहिए? कितने चाहिए? अभी 10 दो। ठीक है, मैं रुपए दे देता हूँ, दवाई जाकर ले आओ। वैद्य जी से कह दोगे तो वो भी आ जाएंगे। आओ चलो, घर पर चल रहा हूँ, वहीं रुपए ले लेना। ओमकार के पीछे पीछे पचीसा घर चला तो चंदन के मन में कुछ छटपटाहट सी होने लगी। आंखों के सामने बार बार बाला ही आ जाती थी। रह रहकर ध्यान पश्चिम की बारी को चला जाता था। बहुत चाहा कि काम में मन लगाए, लेकिन मन बेकाबू हो चला। चरण पर से गोरुओं को हटाकर अलग धूप में बांधा, फिर पकवा इनार के पत्थर पर गड़ासी की धार तेज करने लगा। ओमकार जलपान करके घर से लौट आया। आते ही चंदन पर बिगड़ा। आज दतुवन कुल्ला नहीं होगा क्या?
बेर सवेर का कुछ ध्यान है? गड़ासे पिजोने की कौन जल्दी है? उठो, दतवन करके आओ। ओमकार ने चंदन के हाथ से गड़ासी ले ली। पलानी में दतवन खोज दिया है, जाके ले लो। रामू से थोड़ा तेल भिजवा देना, आज घाम में तेल लगाने को मन कर रहा है। मुंह धोकर जलपान करने जब घर पहुंचा तो गुंजा मुस्कुराने लगी। तुम्हारी बुलाहट है? कहाँ? चंदन भेद भरी चितवन से बोला। बस समझ लो। बताओ भी तो। लो पहले जलपान कर लो, बताती हूँ। गुंजा चंदन के आगे एक कटोरी में तीसी के 2 लड्डू रखती हुई बोली। ऊँट के मुंह में जीरा, इतने से क्या होगा? सब एक ही दिन में खत्म कर दोगे क्या? तो ले जाओ ये भी, खाली 1 लोटा जल दे दो, जलपान हो जाएगा। गुंजा बिगड़ गई। तुम तो हैरान करके रख देते हो। एक दिन अगर सवेरे कुछ खाने को न मिले तो मेरी आफत कर दोगे, और घर में कुछ बनाऊंगी तो भस्मासुर की तरह एक ही दिन में चट करने में आ जाओगे। हमको क्या, मैं सब ले आके रख देती हूँ। गुंजा झमक कर मुड़ी तो चंदन ने लपक कर उसका आंचल पकड़ लिया। जरा सी बात में खिसिया जाती हो। आंचल अपनी सास का पकड़ना, गुंजा मुस्कुराती हुई बोली। 1 लड्डू मुंह में रखते हुए चंदन बोला, 1 और ला दो। भीतर से 2 और लड्डू लाकर कटोरी में रखती हुई गुंजा बोली। देवरानी बीमार है, देखने गए कि नहीं? बकबक ना किया करो, चंदन खाते हुए बोला। हंसी नहीं करती, 25-10 रुपए ले गए हैं, भैया से पूछ लेना। ले गए होंगे। रामू से कड़वा तेल भिजवा दो, भैया ने मांगा है, मैं एक काम से जा रहा हूँ। और घर से बाहर निकल पहले तो चंदन खंड की ओर बढ़ा, फिर वापस मुड़कर दूसरी गली पकड़ ली। राह में 1-2 जगह रुककर पश्चिम की बारी की ओर बढ़ा। गढ़ा पार किया, शिवाला डाक गया, फिर बगीचे में। दूर से ही देखा बाला की महतारी मड़ई के आगे आंगन में बैठी हुई है। पास पहुंचते पहुंचते भीतर चला गया। आंगन में खड़े हो चंदन ने पटीसा का नाम पुकारा तो बाला की महतारी बाहर निकली। बाला को क्या हुआ है? भले आ गए तुम। ऐसा तेज बुखार चढ़ा है कि उसे सुधी भी नहीं है। बस कभी कभी तुम्हारा नाम दोहरा देती है। जाओ ना, जरा भीतर चल के देख लो। चंदन भीतर पहुंचा तो बाला चादर से मुंह घुपकर चित लेटी थी। महतारी ने द्वार पर से ही आवाज लगाई, मुंह खोल रही, देख चंदन आए हैं। चंदन का नाम सुनते ही मुंह पर से बाला ने चादर हटा दी। गोरा चेहरा तमतमाया हुआ, एकदम लाल, बड़ी बड़ी आंखों में खींचे हुए डोरे, अस्त व्यस्त बाल। बाला कुछ बोली नहीं, चंदन का मुंह निहारती रही। ज्वर से तपते हुए चेहरे में पल भर को चैन आ गया। चंदन ने झुक कर उसका मुंह देखकर पूछा, तुम्हारे गाल पर दाने कैसे आ गए? दाने दाने कैसे होंगे कुछ, बाला बोली। चंदन ने उसकी माँ को बुलाया। मुंह पर दाने का नाम सुनकर जैसे उसे झटका लग गया। वो गौर से बाला का मुंह देखने लगी। गाल, ललाट, गर्दन पर छोटे छोटे दाना। चंदन बाहर निकलो, इसे माता निकली है। इसका बाप मिले तो मना कर देना कि दवा के लिए न जाए। वह तो रुपए लेके चल गए। चंदन बाहर निकल आया। मन में भय भर गया, लेकिन चुपचाप वह द्वार पर चला गया। दूसरे दिन पचीसा से ही जाना कि बाला को बड़ी माता निकली हैं। बहुत जोर का चढ़ाव है, रोम रोम में दाने निकल आए हैं। चंदन न जाने क्या क्या सोचता रहा। रह रहकर बाला की बड़ी बड़ी आंखें, गोरा मुंह, घुंघराले बाल और बगुले की पाखी से धप धप सफ़ेद साड़ी याद आती रही। तो कभी ज्वर में डूबा हुआ लाल तमतमाया चेहरा, गाल और ललाट पर माता के बड़े बड़े दाने। अब न जाने क्या हाल होगा। चंदन अपने को किसी काम में ज़बरदस्ती लगा देता। बीमारी बाला के घर पर ही तक न रही, गांव में प्रवेश कर गई। धीरे धीरे लोगों के बीमार पड़ने की सूचना मिलने लगी। माता का प्रकोप बढ़ने लगा। गांव भय से कांप उठा।